नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एपी हिस्ट्री क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा सिंधु कला के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और उसके आगे की प्रक्रिया हम लोग जारी रखेंगे और बात करेंगे मृदभांड के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे मृदभांडों का प्रयोग करते थे और उसका मतलब क्या होता है मृदभांडों का और उसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। साक्ष्य के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता में मृदभांड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, किस तरह के मृदभांड थे, चौकोर थे, चतुर्भुजाकार थे, या गोलाकार थे, बेलनाकार थे। हाँ, उसके बारे में बात करेंगे कैसे थे और विभिन्न विद्वानों ने किस तरह से इसको कैटराइज किया है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं मृदभांड के बारे में कि मृदभांड क्या था। तो देखिए मृदभांड, ठीक, सर्वाधिक मृदभांड, देखिए यहाँ सर्वाधिक मृदभांड चाक पर बने हैं। सर्वाधिक ये नहीं कह रहा है कि सभी मृदभांड, सर्वाधिक मृदभांड चाक पर बने हैं, मतलब कुछ ऐसे भी मृदभांड है जो दूसरे चीज़ों से भी बने हैं, जैसे हस्त निर्मित भी हैं। ठीक, इधर देखिए सर्वाधिक मृदभांड चाक पर बने हैं, ठीक, और थोड़े से ऐसे भी मृदभांड हैं जो हस्त निर्मित हैं। तो मृदभांड कैसे हैं? चाक पर भी बने हैं और हस्त निर्मित भी हैं। ठीक, ये देखिए सैंधव मृदभांड किस कलर का होता था? तो लाल और गुलाबी। सैंधव मृदभांड लाल और गुलाबी हैं। इन पर, किन पर? तो सैंधव मृदभांड पर काले रंग, ये लाल या गुलाबी रंग के होते थे और इस पे काले रंग से आकृतियों का अंकन किया जाता था। जैसे देखिए ये मृदभांड है, ठीक, ये मृदभांड, ये लाल, ठीक, और इसी पे काले रंग से आकृतियों का अंकन किया जाता था। तो मृदभांड किस कलर के थे? तो लाल या गुलाबी कलर के थे और उस पर अंकन किस कलर का किया जाता था? तो ब्लैक कलर का या काला। तो ये आईएएस में एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ध्यान से इसको समझिएगा। कभी कभी क्वेश्चन बदल देगा कि सैंधव मृदभांड काले कलर की थी, तो लगेगा कि हाँ काले तो थे ही, लेकिन काले नहीं, काले रंग के उस पर अंकन किए जाते थे और किस कलर के होते थे? तो लाल या गुलाबी। ठीक, अब देखिए मृदभांड जो मिले हैं सैंधव सभ्यता पे, उस पर हड़प्पन लिपि भी मिली है। जो सैंधव घाटी सभ्यता से मृदभांड मिले हैं उस पर हड़प्पन लिपि भी मिली है। कुछ पशुओं के अंकन है, कुछ चित्रों के अंकन है, कुछ वृत्ताकार चित्रों के अंकन है, कुछ बेलनाकार चित्रों के उस पर अंकन है। ठीक, तो हड़प्पन लिपि भी उस पर मिली है। अब देखिए नुकीले आधार वाले चषक, जैसे जो मृदभांड नुकीले आधार वाले होते थे उसे चषक और छिद्रपात सैंधव सभ्यता के विशिष्ट मृदभांड हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सैंधव घाटी सभ्यता में नुकीले मृदभांड भी थे जिसे चषक और छिद्रपात कहते थे, जो सैंधव घाटी सभ्यता के सबसे विशिष्ट मृदभांड होते थे। ठीक, अब देखिए ये तो रहा मृदभांडों के बारे में। ठीक, जैसे जैसे हम लोग बात करेंगे, जैसे आज हैं सैंधव घाटी सभ्यता में, उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे मौर्य तक पढ़ेंगे, मौर्य और या गुप्त, वहाँ पे भी हम लोग मृदभांडों के बारे में बात करेंगे। ठीक, और फिर तुलना करेंगे। यहाँ पे देखिए अब मनके, ये देखिए मनके, आभूषण और वाटमाप, ये क्या होते थे? तो देखिए मनके बनाने के कार्यशाला, मैं बता चुका हूँ कि मनके बनाने के कार्यशाला कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो एक चनहुदड़ों से तथा गुजरात के लोथल और बक्सरा में थी। सैंधव सभ्यता में मनके बनाने की कार्यशाला कहाँ थी? तो चनहुदड़ों और गुजरात के लोथल और बक्सरा में थी। मैंने बता चुका हूँ जब मैं बता रहा था वहाँ पे कि सैंधव घाटी सभ्यता से साक्ष्य क्या मिले हैं, तो वहाँ से बात हो रही थी ये चीज़। अब देखिए तो मनके बनाने के कार्यशाला चनहुदड़ों तथा गुजरात के लोथल एवं बक्सरा में थी। अब देखिए सेलखड़ी के मनके सर्वाधिक मिले हैं। तो पूछेगा क्वेश्चन आईएएस में कि मनके सबसे ज़्यादा किसके मिले हैं? तो सेलखड़ी के मिले हैं। देखिए यहाँ पे सेलखड़ी, ठीक, कि सेलखड़ी के मनके सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। अब देखिए हड़प्पा में निर्मित नली वाली बेलनाकार मनकों की प्राप्ति मेसोपोटामिया के कब्रों से हुई है। जैसे हड़प्पा में जो निर्मित मृदभांड हड़प्पा में निर्मित नली वाली, मतलब नली वाली जो निर्मित थी वो बेलनाकार मनकों की प्राप्ति कहाँ से होती है? जैसे जो मन के नली वाली बेलनाकार होती थी उसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? तो मेसोपोटामिया के कब्रों से होती है। ठीक,
अब देखिए ब्लैक वाला मार्कर कहाँ है, अच्छा ये रहा, इधर देखिए सिप्पी उद्योग, सिप्पी उद्योग का केंद्र कहाँ था, तो बालाकोट एवं चनउदड़ो। तो सिप्पी उद्योग का केंद्र कहाँ था, तो बालाकोट, यहाँ देखिए बालाकोट और चनउदड़ो, इन दोनों में सबसे प्रमुख या सबसे विशिष्ट कौन था, तो बालाकोट का था। ठीक, अब देखिए सिप्पी की बनी, यहाँ देखिए सिप्पी की बनी चूड़ियों का निर्यात केंद्र कहाँ था, तो बालाकोट, बालाकोट। अभी मैं यहाँ पे बताया कि इन दोनों में विशिष्ट कौन था, तो बालाकोट। यहाँ पे देखिए क्या है, सिप्पी की बनी चूड़ियों का निर्यात केंद्र बालाकोट था। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि सिप्पी की बनी चूड़ियों का, सिप की बनी चूड़ियों का निर्यात केंद्र कहाँ था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो बालाकोट। बालाकोट किस क्षेत्र में है बताइए, हाँ बलूचिस्तान का क्षेत्र है बालाकोट, डाबरकोट, सुतकांगेडोर, सुतकाको। ठीक, सुतकाको किस नदी के तट पर, सादिकौर नदी के तट पर। सुतकांगेडोर किस नदी के तट पर, हाँ बताइए, दास नदी के तट पर। ठीक, अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ से देखिए हड़प्पा में निर्मित नली वाली बेलनाकार मनके, ये जो मनके हैं इसको बनाने की ड्रिल, मतलब बनाने वाली जो ड्रिल होती थी वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो धौलावीरा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से, चनहूदड़ो से भी मिली है। कहाँ से, चनहूदड़ो से भी। ठीक, चारों जगह याद रखिएगा कि जो मनके बनाने की ड्रिल थी वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। हड़प्पा किस नदी के तट पर है बताइए, रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो रावी नदी के तट पर, चनहूदड़ो रावी नदी के तट पर। और इन्हीं चारों जगह से हम देखते हैं कि मिलता है। धौलावीरा किस नदी के तट पर है, तो मानस नदी के तट पर। तो यहीं से मनके बनाने की ड्रिल प्राप्त हुई है। कोई दिक्कत। अब देखिए नागेश्वर, नागेश्वर शंख शिल्प को समर्पित है। मतलब नागेश्वर जो है शंख शिल्प के लिए समर्पित था सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक, ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बस नॉलेज होना चाहिए कि नागेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध था, तो शंख शिल्प उद्योग के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। अब देखिए ये सिंधु कला, देखिए कुल मिलाकर सिंधु कला को हम लोग देख सकते हैं कि सिंधु कला जो था, अभी इसको देख लीजिए फिर मैं निष्कर्ष बता दे रहा हूँ। ये देखिए सिंधु सभ्यता की जो युद्ध संबंधी उपकरण थे, कौन थे, युद्ध मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग युद्ध कैसे करते थे, किस उपकरण से करते थे, तो तांबे एवं कांसे, तांबे एवं कांसे के भाले होते थे, चाकू होते थे, वड़ाग्र होते थे, कुल्हाड़ियाँ थीं, पत्थर एवं तांबे के गदा सिर प्रमुख होते थे। तो क्या होते थे, तांबे एवं कांसे के भाला, चाकू, वड़ाग्र, कुल्हाड़ियाँ, पत्थर एवं तांबे के गदा और सिर प्रमुख हैं। ठीक, अब देखिए वड़ाग्र ये जो है वड़ाग्र सर्वाधिक संख्या में ताम्र वड़ाग्र मिला है कालीबंगा के गणेश्वर से। जो ये वड़ाग्र होता था ना, ये तांबे का होता था और इसकी संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो कालीबंगा से। तो पूछ सकता है कि वड़ाग्र जो तांबे का बना होता था किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से। अब देखिए ये रहा सिंधु संबंधी उपकरण और ये रहे मृदभांड, ये मन के वाट माप आभूषण। वाट माप के बारे में देखिए यहाँ पे चर्ट नामक पत्थरों से बनता था। जो वाट माप होता था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तौल का भी प्रयोग करते थे। तो किसका बना होता था, तो चर्ट नामक पत्थर से बना होता था। हम लोग देखते हैं कि इसका जो हड़प्पीय तौल का अनुपात होता था, 1 संबंधे 2 संबंधे 4 संबंधे 6 ऐसे होता था, 16 32 64 इसी प्रक्रिया में होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तौल से परिचित थे या नहीं, तो क्या बताएंगे आप, परिचित थे। ठीक, अब देखिए ये रहा सिंधु कला। सिंधु कला को हम लोग कह सकते हैं कि सिंधु कला अपने आरंभिक निष्कर्ष के तौर पर कहेंगे। निष्कर्ष जब पूछेगा मेंस में कि सिंधु कला कैसी थी, तो निष्कर्ष के बारे में जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि सिंधु कला अपने आरंभिक अवस्था में नहीं थी, बल्कि सिंधु कला एक विकसित अवस्था में पहुंच चुकी थी। तो इसी को निष्कर्ष के तौर पे लिख सकते हैं। ठीक, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में और वहाँ पे हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक पहलू क्या थे, और वहाँ पे हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक के साथ।